अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आपने अक्सर सुना होगा और अक्सर हमसे भी ये कहते हुए सुना होगा कि मुसलमान तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। लेकिन इस बात में वज़न उस वक्त शायद ज़्यादा होगा जब हम इस बात को किसी रिपोर्ट के ज़रिए बैकअप करें या किसी रिसोर्स पेपर या किसी डेटा के थ्रू प्रेजेंट करें। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर हम कहें कि मुसलमानों का एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कहना कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो कि 2006 में पब्लिश हुई, उसके हिसाब से मुसलमानों का हिंदुस्तान में सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, जिस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह आज हम एक रिसर्च पेपर की बात करेंगे। हम आपसे अक्सर कहते हैं कि मुसलमान बच्चे तालीम में बहुत पीछे हैं, मुसलमान बच्चे इनिशियल स्टेज पर तालीम में पीछे है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल पर भी उनका एनरोलमेंट अच्छा नहीं है। तो एक रिसर्च पेपर अभी पब्लिश हुआ है जो कि बहुत हैरान कर देने वाला है। उस रिसर्च पेपर का टॉपिक है अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन इंडिया, एन एनालिसिस ऑफ नर्सरी स्कूल एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, इंडिया। इस स्टडी को जन्नत फ़ातिमा फ़ारूकी और सुकन्या सेन ने कंडक्ट करा है। जन्नत फ़ातिमा फ़ारूकी पीएचडी कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और सुकन्या सेन कंसल्टेंट हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में। देखिए, अगर हम सच्चर कमेटी रिपोर्ट को गौर से पढ़ें जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी, तो उसके हिसाब से ये तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में आइडेंटिटी के मुताल्लिक़, उनकी तालीम के मुताल्लिक़, एजुकेशन के मुताल्लिक़, हेल्थ केयर से मुताल्लिक़ कितनी परेशानियां और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दे आर लैकिंग बिहाइंड इन ऑल दीज फील्ड्स। तो सच्चर कमेटी की फाइंडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स और बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट का ये मानना है कि तालीम ऐसा मैदान है, अगर हम उसमें अपनी पकड़ बना लें, अगर हम उस मैदान में हम बाकी कम्युनिटीज़ के शाना बशाना खड़े हो जाएं, उनके साथ चलने लगें, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं जो कि हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज की तारीख़ में अगर हम मुसलमानों का एजुकेशनल स्टेटस देखें या लिटरेसी रेट देखें, तो बाकी सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़ से मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है। और अगर हम रीसेंट ईयर्स की बात करें और रीसेंट ईयर के फिगर्स देखें, डेटा देखें, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनका लिटरेसी रेट तेज़ी से बढ़ रहा है बनिस्बत मुसलमानों के। ये देखकर एक सवाल जहन में आता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुसलमानों का एजुकेशनल मार्जिनाइजेशन किया जा रहा हो? चलिए हम ये स्टडी देखते हैं जो कि जन्नत फ़ातिमा फ़ारूकी और सुकन्या सेन ने करी है। इससे बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। उन्होंने ये स्टडी दिल्ली के अंदर करी है। इस स्टडी में दिल्ली के 13 डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया, जिनमें से 28 प्राइवेट स्कूल्स से डेटा कलेक्ट किया गया, जिसमें से 47,249 जनरल कैटेगरी और 903 ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैटेगरी के बच्चों को, कैंडिडेट्स को एसेस किया गया। आपकी स्क्रीन्स पर टेबल नंबर 4 है। इसमें अगर आप देखें तो टोटल 28 स्कूल्स का डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, जिनमें से अगर हम देखें तो टोटल जिन बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करा था इन स्कूल्स में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, वो थे 45,486। उसके अलावा एडमिशन जिन बच्चों को मिला सारी कम्युनिटीज़ में से मिलाकर, सारे रिलीजियस ग्रुप्स को मिलाकर, वो था 3,778 और मुसलमान टोटल
102 बच्चों को एडमिशन मिला। 3778 स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिला, उनमें से 102 बच्चे मुसलमान थे। यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकालें तो टोटल 8.3% स्टूडेंट्स गॉट द एडमिशन, उसमें से 2.70% मुसलमान बच्चे थे। अब अगर आप इस टेबल को थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो जैसे कि स्कूल नंबर 1 में टोटल 89 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मुसलमान थे। इसी तरीके से अगर आप आगे आएँ तो स्कूल नंबर 10, 11 और 12 में देखें, स्कूल नंबर 10 में 137 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, जिसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। स्कूल नंबर 11 में 54 एडमिशन्स हुए, जिनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। नेक्स्ट 88 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, जिनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। तो ये बात गौर और फिक्र करने वाली है कि मुसलमान बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में इनिशियल स्टेज पर, प्री प्राइमरी लेवल पर एडमिशन्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन्स पर टेबल नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करा था एडमिशन के लिए और कितने बच्चों को एडमिशन मिला, यानी कि स्कूल नंबर 1 में 48 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, जिनमें से सिर्फ 3 बच्चों को एडमिशन मिला। इसी तरीके से नंबर 17 पर अगर आप देखें, स्कूल नंबर 17 पर तो 3 बच्चों ने अप्लाई करा था, जिसमें से एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल 1672 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, जिसमें से सिर्फ 102 मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। और अगर इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, उसमें से सिर्फ 6.1% स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। और इसको भी अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो 65% बॉयज़ ने एडमिशन लिया और 35% गर्ल्स ने एडमिशन लिया। अब ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? आपको पता होगा 2009 में एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो उस एक्ट के हिसाब से हर प्राइवेट स्कूल को 25% एडमिशन्स ऐसे बच्चों के लेने हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं या फिर वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं। और इसमें उन बच्चों को भी शामिल करना होगा जैसे कि जिनके वालिदैन की इनकम 1 लाख पर एनम से कम है। तो ऐसे कितने बच्चों ने इन स्कूल्स में एडमिशन लिया, ऐसे कितने मुसलमान बच्चों ने? यानी कि अगर मुसलमान, हम ये भी कहते हैं कि मुसलमान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये स्कीम जो राइट टू एजुकेशन स्कीम है, इससे तो मुसलमानों को बहुत बेनिफिट मिला होगा। वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 25% डिसएडवांटेज ग्रुप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का होता है उसको एडमिशन्स मिल रहे हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि इस स्कीम का, राइट टू एजुकेशन एक्ट का कितना फ़ायदा प्राइवेट स्कूल्स ने मुसलमान बच्चों को दिया। लेट अस जस्ट स्टडी थ्रू अ टेबल। अगर आप टेबल नंबर 6 देख रहे हैं तो EWS स्टूडेंट्स 32 थे जिन्होंने स्कूल नंबर 1 में जिन्होंने अप्लाई करा था, एडमिशन लिया था, जिसमें से 16 मुसलमान थे, यानी कि 50% पॉपुलेशन थी। अगर आप स्कूल नंबर 18 देखें तो EWS में 29 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, जिसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। 27 में अगर देखें, स्कूल नंबर 27 में तो 64 EWS स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लिया था, जिसमें से 52 मुसलमान थे, यानी कि 81% मुसलमान थे। और अगर हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल जो राइट टू एजुकेशन कह सकते हैं या फिर EWS स्टूडेंट्स कह सकते हैं, टोटल 857 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जिसमें से 135 स्टूडेंट्स मुसलमान थे, यानी कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 15.8% मुसलमानों ने एडमिशन लिया। और इसको भी अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो इसमें 65% मेल स्टूडेंट्स ने एनरोल करा और सिर्फ 35% फीमेल स्टूडेंट्स ने एनरोल करा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निकाली है, राइट टू एजुकेशन स्कीम,
जिसके तहत मुसलमान बच्चे और स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। हर स्कूल में 25% स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि वीकर सेक्शन के हों, जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लें। तो फिर इतना कम परसेंटेज क्यों है और स्पेशली गर्ल्स और बॉय में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? 65% बॉयज़ एडमिशन ले रहे हैं और सिर्फ 35% गर्ल्स ले रही हैं टोटल एडमिशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी बच्चियों को स्पेशली बुलिंग किया जाता है। यानी कि अगर वो अपना हेड गियर लेकर स्कूल में जाती हैं तो उनको रिलीजियस बुलिंग करा जाता है। उसके अलावा जो स्कूल्स होते हैं, जो ऐसे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो किसी भी गरीब लोकेलिटी में नहीं होते हैं, इनफैक्ट पॉश एरिया में होते हैं। वो कभी भी ऐसे लोकेलिटी में नहीं होते हैं जहाँ पर कमज़ोर बच्चे रहते हो, जहाँ पर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहता हो। वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर एलीट सोसाइटी रहती है, यहाँ या फिर जहाँ पर उन बच्चों का जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ तो उनके रीच से बहुत दूर है ये ऐसे स्कूल्स जो कि बड़े स्कूल्स हैं जिनमें उनको RTE के ज़रिए एडमिशन मिल रहा है। दूसरी चीज़, बच्चियाँ कम क्यों हैं? क्योंकि उनको रिलीजियस बुलिंग का सामना करने को मिलता है। तो ये स्टडी बहुत चौंका देने वाली है और गौर व फिक्र करने वाली है। इस स्टडी के लिहाज से सिर्फ 3% मुसलमान बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ 3% मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जो कि प्री प्राइमरी लेवल पर एनरोल हो पाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। आप आगे का इमेजिन करिए कि प्राइवेट स्कूल्स में मुसलमान सिर्फ 3% बच्चे एनरोल हो रहे हैं, तो आगे जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे प्राइमरी लेवल पर और उसके अलावा सेकेंडरी लेवल पर और उसके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये फिगर का क्या आलम होगा? कैन यू इमेजिन? और ये तो सिर्फ दिल्ली का डेटा है जो कि जन्नत फातिमा फारूकी और सुकन्या सेन ने स्टडी करी है। ये रिसर्च हैरान कर देने वाली तो है, फ़िक्र में डालने वाली तो है, लेकिन आई विल नॉट टेल यू टू लूज़ होप। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको उम्मीद का दामन छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट हमारी अभी कुछ वक्त पहले ही हमने एक स्पीच दी थी, उसमें हमने यही कहा था कि आप में से हर एक इंसान एक ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। वो ज़िम्मेदारी क्या है? वो ये ज़िम्मेदारी है कि आप एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बच्चे को, इफ़ इट इज़ फीजिबल एंड पॉसिबल फॉर यू, उसको उसकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी आप उठाएं। और पढ़ाई की ज़िम्मेदारी का उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ इनिशियल स्टेज पर पढ़ाई करा दें, सिर्फ स्कूल लेवल की पढ़ाई कराएं। हायर एजुकेशन मीन्स उसको हायर एजुकेशन दिलाएं, उसको इफ़ ही और शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर तो आप उसको डॉक्टर बनाएं। इफ़ ही और शी वांट्स टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट और एन इंजीनियर और अ साइंटिस्ट और एनीथिंग इन द वर्ल्ड तो आप उसको वो बनवाएं। सिर्फ एक बच्चा, one man or one child can make a difference, mark my words। आप जिम्मेदारी उठाएं ताकि हम जो एजुकेशन फील्ड में इतना पीछे हैं, पसमानदगी में जाते जा रहे हैं, हम भी आगे जा सकें और हम भी इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए शाना बशाना हर उस इंसान के साथ आकर खड़े हो जाएं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की में हम भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें जितना कि कोई भी और हिंदुस्तानी इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप सबसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश है कि आप कम से कम एक बच्चे हायर एजुकेशन की ज़िम्मेदारी ज़रूर ले। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने का मकसद भी ये था ताकि आपको पता चले कि मुसलमानों को इनिशियल स्टेज में ही, प्री प्राइमरी लेवल पर ही कितना ज़्यादा पसमानदगी का सामना करना पड़ रहा है अगर एजुकेशन की बात आए तो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।